हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज ना हम जो MCQs कर रहे थे एसएस क्विज़र का, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एक्चुअली में जो MCQs मैंने करवाए हैं उसका ये छठा पार्ट है। टोटल 7 पार्ट्स आएंगे जिसमें से ये छठा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आने वाला है MCQ के लिए, जो बेसिकली एसएस क्विज़र का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई एसएससी का स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं रोक दो। और आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए है, तो ये आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग असेट्स इन लिक्विडिटी ऑर्डर। ये जितने भी असेट्स हैं ना, इनको लिक्विडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड ऑर्डर होता क्या है। तो लिक्विड मतलब होता है जिसको ना आप जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सको वो उतना ज़्यादा लिक्विड है। जिसको जितना जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो उतना लिक्विड है। तो अब खुद देखो कि क्लोजिंग स्टॉक है, गुडविल है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, बिल्डिंग है। इनमें अगर मैं बेचने के लिए जाऊं ना तो सबसे एंड में ना गुडविल दिखेगा, सबसे एंड में गुडविल दिखेगा, क्योंकि गुडविल सबसे एंड में खरीदा जाता है ना। और गुडविल से पहले बिल्डिंग, ठीक है। गुडविल से पहले क्या होगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग से पहले क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से पहले डेटर। डेटर से पहले बिल रिसेबल। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक ऑर्डर है जो बेसिकली एक लिक्विडिटी ऑर्डर में है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगर इस तरीके से जाएं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन परमानेंसी ऑर्डर। उल्टा हो गया, ठीक है। जो अभी हमने किया था, अब हमारा गुडविल सबसे पहले हो जाएगा। गुडविल यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या डी, दो है एक्चुअली में, ठीक है। तो गुडविल आएगा, देन बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग के बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। 2, 5 फिर 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, बेसिकली अभी जो हम करने वाले हैं ना, ये यूं कह लो कि रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे हम। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेशियो के करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो बिल्कुल नए हैं, PC 13 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PC 13 में रेशियो के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो वो जरूर कर लेना। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग आइटम इन लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटी को हमें ना लिक्विड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अगेन वही करना है हमें कि जिसको जितना जल्दी पेमेंट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को पे किया जाता है। सबसे पहले किसको पे किया जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे किया जाएगा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे किया जाएगा। अगर मैं उसके बाद किसी के बारे में बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद, तो वो होगा हमारा, आप देखो कौन कौन सा है, लोन ऑन मॉर्गेज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल। कैपिटल सबसे एंड में आएगा, देखो कैपिटल सबसे एंड में आएगा। चौथा पहला है, पांचवा एंड में है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से तुम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कैपिटल भैया अपना है, आराम से लेते रहेंगे, आराम से निकालते रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग आइटम ऑफ लायबिलिटी इन लिक्विडिटी ऑर्डर। अगेन इसको लिक्विडिटी ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले देखो कि हमें सबसे पहले किसको, अच्छा सेम क्वेश्चन है ये। ओके, 53 और 54 सेम क्वेश्चन है। 55 देखो क्या है, एक डेटर है 80,000, बेड डेप्ट है 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 4,000। इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ऑफ 1,000। हमें ना हर साल 1,000 रुपये बेड डेप्ट मेंटेन करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजंस को डेबिट करते हैं, ना कि क्रेडिट करते हैं। ये एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना डेबिट होती है, ना कि क्रेडिट। तो सबसे पहले 1,000 रुपये जो हमें मेंटेन करना है ये करेंगे डेबिट। और देखो बेड डेबिट्स भी हुआ है 2,000, ये हमने पहले भी कर रखा है। बेड डेब्ट्स भी 2,000 रुपये हुआ है। तो ये टोटल जो 3,000 रुपये है ना, ये हमें डेबिट करना पड़ेगा, यानी 3,000 डेबिट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का बी। 56 देखो क्या है, इफ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड। एक महीने का रेंट अभी भी पे करना है, तो हम इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसकी एंट्री जो होगी ना, वो ध्यान रखना, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि पे तो नहीं किया है ना, तो देखो डेबिट रेंट और क्रेडिट, ना आउटस्टैंडिंग रेंट। ऑप्शन नंबर डी। 57 देखो क्या है, इफ द रेंट रिसीव इन एडवांस। हमें ना 2,000 रुपये एडवांस में आ गया है, तो एडवांस में ना इसकी उल्टा एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओके, डेबिट रेंट रिसीव इन एडवांस टू क्रेडिट रेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी। 58 का देखो क्या है, ओपनिंग कैपिटल 50,000 दे रखा है, एडिशनल कैपिटल 10,000 है,
इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना है। तो जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में दो कैपिटल दे रखा है। एक है ओपनिंग कैपिटल जो बेसिकली 50,000 है, तो इस 50,000 पे तो हमें पूरे साल का देना है कितना, 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ओके, यानी कि 5,000 रुपए तो देना ही देना है इस 50,000 का। ये 10,000 1 जनवरी को लगाया था, इस पे भी तो हमें देना है ना। इस 10,000 पे भी इंटरेस्ट देना है। कितने महीने के लिए दोगे, 1 जनवरी को हमने लिया है और 31 मार्च को पे कर रहे हो, यानी कि 3 महीने में हमें इसको पे करना, 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो 10,000 का 10% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 250 रुपए। ठीक है, तो 5250 आपका आंसर है। ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर देंगे कि 50,000 और ये 10,000 का 10% निकाल देंगे, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 300, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्चुअली में देखो टोटल इंश्योरेंस ना 1,000 रुपए पे किया गया है, लेकिन उसमें से ना 300 रुपए प्रीपेड है, यानी कि अगले महीने या अगले साल के लिए है। तो वो इस साल के लिए तो नहीं है ना। तो इस साल के लिए एक्चुअली में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है, 700 रुपए। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है। इफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 20,000 एंड मैनेजर्स इज प्रोवाइडेड अ कमीशन ऑफ 5%। देखो मैनेजर कमीशन निकालने के ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो अगर बिफोर चार्जिंग है, इसको लिख लेना अच्छे से, बिफोर चार्जिंग है तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट है इनटू में रेट अपॉन में 100 कर देना है। ठीक है, ये बिफोर चार्जिंग में। जैसे इस क्वेश्चन में 20,000 है और बिफोर चार्जिंग 5% है, तो 20,000 का 5% निकाल दो, 1,000। 60 का ए आपका आंसर हो जाएगा। ये बिफोर चार्जिंग है। अगला वाला क्वेश्चन देखो आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या करना होता है, यानी आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट। ये याद कर लो, समझने की कोशिश करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अभी मत समझो इसे, 5-6 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, समझ लेंगे हम फिर कभी। ओके, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, जो भी प्रॉफिट है इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि बिफोर और आफ्टर में बस इतना फर्क है कि इसमें अपॉन में 100 था, इसमें 100 प्लस रेट है। तो इसमें देखो एक्चुअली में हमें 1,50,000 का 10% अपॉन में 11 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कुछ 16,667 आ जाएगा। ठीक है, ये 15,000 से तो एक्स्ट्रा ही आएगा। ठीक है, तो यही मुझे ठीक लग रहा है, यही आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कर ही लेना। 61 है ना, तो आप इसे कर लेना। ठीक है, सॉरी ये कम आएगा। ओके, 15,000 से कम आएगा, 13,636 होगा। ओके, सॉरी 15,000 से तो कम ही आएगा ना, बिकॉज कि 10% है, नीचे 11 है। ओके, माय मिस्टेक। 62 देखो क्या है। ऑफिस इक्विपमेंट्स डैश असेट्स है एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, और सेम ऑफिस इक्विपमेंट जो है ना डैश असेट्स है कंपनी जो इक्विपमेंट में ही डील करता है। तो देखो मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी असेट्स फिक्स असेट्स है या करंट असेट्स है, ये डिपेंड करता है वो बिजनेस किस टाइप का है। तो अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिक्स असेट्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के लिए इक्विपमेंट तो करंट असेट्स ही होगा ना, तो फिक्स्ड और वहां पे करंट आएगा, फिक्स्ड और करंट। 62 का डी। 63 का देखो क्या है। स्टेटमेंट शोज एनालिटिकल परसेंटेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एनालिटिकल परसेंटेज को दिखाता है, तो इसको याद रख लेना, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ ईच असेट्स टू द टोटल असेट्स एंड रेशियो ऑफ ईच लायबिलिटी टू टोटल लायबिलिटी। बताओ ये क्या है। तो बेसिकली देखो क्या कह रहा है, ये जो अभी हमने कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था ना, ये करता क्या है, ये ना जितने भी असेट्स या फिर जो लायबिलिटी होते हैं ना उनको रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इसका आंसर है। एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग सेवरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, एक एनालिसिस जो बेसिकली काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओवर ईयर हुआ है ना उसको स्टडी करता है। बताओ, सोचो, इसको बोलते हैं ट्रेंड। देख रहे हो, हर साल ये पढ़ रहा है, हर साल सीख रहा है, तो एक्चुअली में क्या कर रहा है, ट्रेंड एनालाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या है। ट्रेंड परसेंटेज इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रेंड परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना बेस ईयर पे। अकाउंटेंसी हो या इकोनॉमिक्स हो, ज़्यादातर बेस ईयर पे ही चलता है। जनरली द बेस ईयर फॉर द ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस इज फर्स्ट ईयर। हमेशा फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। विच इज कॉल्ड द एसिड रेशियो। इसमें से एसिड रेशियो किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रेशियो को ही एसिड रेशियो कहते हैं। देखो
क्विक रेशियो मतलब हो गया कि जिसको जितना जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दोगे। एसिड भी तो वही है ना, तुरंत पचा देता है, तुरंत बिल्कुल यूँ कह लो कि पिघला देता है, यानी कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम एसिड रेशियो कहते हैं, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, CA मतलब करंट असेट्स, CL मतलब करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। टोटल लायबिलिटी नहीं होता, ध्यान रखना। ओके, जो करंट रेशियो आइडियल होना चाहिए ना, वो 2:1 होना चाहिए। ध्यान रखना, करंट रेशियो आइडियली 2:1 होना चाहिए, और क्विक रेशियो जो है ना, आइडियली ये 1:1 होता है। बेसिकली जो करंट रेशियो है ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि आपके पास ना करंट असेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी कितना का रेशियो क्या है। तो करंट असेट्स जितना ज़्यादा हो और करंट लायबिलिटी जितना कम हो, वो उतना अच्छा होता है बिजनेस के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, पिक द इनकरेक्ट अबाउट द करंट रेशियो। इनमें से ना करंट रेशियो के लिए अलग कौन सा है? हायर द रेशियो द ग्रेटर इन द शॉर्ट रन सॉल्वेंसी। ना 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 ना, उल्टा है। जितना रेशियो लो होगा ना, ठीक है, उसका शॉर्ट रन जो है ना, मतलब सॉरी इनकरेक्ट निकालना है ना, मतलब ये सही है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी उसका उतना अच्छा है, ठीक है, और जितना कम होगा उसका शॉर्ट टर्म उतना ही कम है। तो यहाँ ग्रेटर दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, हमें गलत ही निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। मेनली बेसिकली इसमें ना जो फ्लेक्सिबल असेट्स होते हैं ना, कैश वगैरह, उसी को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, आइडियली क्विक रेशियो 1:1 होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। अब हमें ना इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ये फॉर्मूला लिखते रहो, ओके, जो मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स बोलते हैं, कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। क्या होता है? अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिकली सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लिखते रहो ये चीज़, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, वीडियो को रोको, बार बार बैक करके भी देखने की जरूरत पड़े तो बैक करो और बार बार लिखो इसे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर पहले हमें क्या क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज स्टॉक चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक है 19,000, क्लोजिंग स्टॉक है 21,000। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं मैं। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। तो ओपनिंग है 19, क्लोजिंग है 21, तो इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज स्टॉक जो है ना वो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, सेल्स कितना है, सेल्स दे रखा है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। तो 2 लाख है हमारा सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख का 25%, यानी 50,000 घटा दो तो ये आ जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। तो 1.5 लाख अपॉन में 20,000, 7.5, ऑप्शन नंबर डी। 74 का डी आपका आंसर है। 75 क्या देखो, कैलकुलेट इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। देखो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या होता है ना, सीधा लिख लो इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू में 365। ये जो फॉर्मूला हमने किया था ना, इसको उल्टा कर दो और 365 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अभी देखो इसका 7.5 आया था ना, 7.5, तो 365 को 7.5 से डिवाइड कर दो। इसको तुम ये भी कह सकते हो 365 अपॉन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, कर लेना, ठीक है, देख लेना क्या आंसर आएगा। 7.5 ये कुछ 50 के अप्रॉक्स आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, बाकी एक बार सॉल्व करके देख लेना क्या है, ठीक है। मैं अभी यहाँ करवाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, आप खुद कर लेना। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखो ये जो 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, ये 15% पता है तुम्हें क्या दिखाता है? ये 15% दिखाता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, इसका इंटरेस्ट है 15%, यानी कि ये जो हमने 10 लाख का वो ले रखा है ना लोन, इस पे ना हमें 15% यानी कि 1.5 लाख का ना इंटरेस्ट देना है। ये 1.5 लाख क्या है? ये इंटरेस्ट है, ये उस चीज़ को दिखाता है। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000 है और टैक्स रेट है 40,000। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें टैक्स निकालना हो तो टैक्स कितना होगा? 60,000 का 40% यानी कि 24,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1 लाख था तो 1 लाख का 15% 15,000 होगा। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा टैक्स, जो भी हम टैक्स पे करते हैं अपॉन में इंटरेस्ट। ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो और जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना, इसका रेशियो क्या है। तो अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में टैक्स है हमारा 24,000 और इंटरेस्ट कितना है
15,000, तो 24 को 15 से डिवाइड कर दो तो 24 अपॉन में 15 1.67 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1.66 है तो उसको हम 67 लिख सकते हैं। 77 देखो क्या है, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो आर प्राइमरली मेजर रिस्क। इनमें से कौन कौन सा जो है रिस्क को दिखाता है, तो देखो सबसे पहले आ जाएगा लिक्विडिटी या डेप्ट या प्रॉफिटेबिलिटी, ये इसका सही आंसर है। लिक्विडिटी हो जाए या डेप्ट रेशियो हो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, ये रिस्क को दिखाता है। ये क्या किसको दिखाता है, ये रिस्क को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, द डैश रेशियो आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न। इनमें से कौन सा रेशियो जो है ना वो रिटर्न को दिखाता है, तो देखो प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही तो रिटर्न को दिखाता है ना, तो 78 का डी। 79 का देखो क्या है, द रेशियो दैट मेजर अ बिजनेस फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इन दे बिकम। देखो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कभी भी हो ना तो एक चीज ध्यान रखना, वो क्या दिखाता है बेसिकली। देखो पहले ना इस क्वेश्चन को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि कौन सा रेशियो जो है ना वो बिजनेस के ना शॉर्ट टर्म में जो हम डेप्ट वगैरह लेते हैं ना, लोन वगैरह, ठीक है, कि आप उसका रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो कौन दिखाता है, तो वो लिक्विडिटी को दिखाता है। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म बिजनेस को जो पे कर पाएगा ना वही पे कर पाएगा जिसका करंट असेट्स ज़्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है। डैश रेशियो आर अ मेजर ऑफ स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश। इनमें से कौन सा रेशियो जो है ये दिखाता है किस चीज़ को, स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ कैश, तो एक्टिविटी रेशियो इसका सही आंसर है। 80 का 1। क्वेश्चन नंबर 81 का देखो क्या है, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी को हम किस चीज़ से करते हैं, तो बेसिकली जो अभी आपने दो रेशियो निकाला था ना, कौन कौन सा, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ये दिखाता है लिक्विडिटी को, ठीक है। अब आ जाते हैं 82 पे, तो 82 में देखो क्या है, द डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड डैश जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स। इनमें से कौन सा एक लिक्विडिटी को दिखाता है और विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स। सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो पहले। देखो बेसिकली जो लिक्विड रेशियो है ना वो लिक्विडिटी को दिखाता है, और जो इन्वेंट्रीज होते हैं ना उनको हम लीस्ट लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मानते हैं। ध्यान रखना, जो सबसे कम लिक्विड है ना वो इन्वेंट्री है, क्योंकि उसको बेचना है ना, बेचने में टाइम भी तो लग सकता है ना। और सबसे बढ़िया लिक्विड एसेट्स अगर आपसे पूछा जाए तो कैश होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन है क्या, द डैश इज अ यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्टिंग पॉलिसीज, ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्योंकि देखो आपको ना किसी का क्रेडिट नहीं पता करना हो, ठीक है, या क्रेडिट या कलेक्शन पॉलिसीज, तो उसको देखो कि वो कितने दिन में वो पैसा दे रहा है या कितने दिन में हमारे पास पैसा आ रहा है, तो 83 का सी। 84 का जितने क्वेश्चंस ये है ना उतने ही कर लेना एग्जाम के लिए, इनफ है, सफिशिएंट है। द डैश मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ना वो दिखाता है इन्वेंट्री को, ध्यान रखना, ओके। 85 का द डैश में इंडिकेट द फर्म्स एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स। एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट मतलब कि कितना स्टॉक और कितना सेल्स वो हुआ है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड, ओके। 85 का ए आएगा। 86 देखो क्या है, एबीसी कंपनी एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स 45 डेज टू इट्स कस्टमर। मतलब एक एबीसी ने क्रेडिट ग्रांट किया 45 दिन का, इट्स कलेक्शन वुड बी कंसिडर्ड पुअर इफ इट्स एवरेज कलेक्शन। देखो 45 दिन का टाइम दे रखा है तुमने, अगर पहले दे दो तो बढ़िया है, बाद में दो तो उसको कह सकते हो कि कलेक्शन खराब है, ठीक है। तो 47 दिन में आप कहोगे कि पुअर कलेक्शन है, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तुम नहीं भी पढ़े होता ना, दिमाग लगाओगे तो आंसर दे दोगे। 87 का देखो क्या है, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड। एक बात बताओ, एवरेज पेमेंट किसको कौन देखेगा, जो आपको पैसा देगा वही तो देखेगा ना एवरेज पेमेंट जो है, ठीक है, ताकि भैया उसको बिल्स टाइम पे मिल जाए। तो कस्टमर आपको पैसा देता है नहीं, स्टॉक होल्डर देता है नहीं, बोरोअर्स और बायर्स, लेंडर्स एंड सप्लायर। देखो स्टॉक होल्डर और लेंडर एंड सप्लायर इनमें से एक होगा, यहाँ बायर है तो बायर तो नहीं हो सकता। अब देखो स्टॉक होल्डर को इन सब से मतलब नहीं है, वो प्रॉफिट देख के लगा देता है, ठीक है। तुम पैसा किसी को दे रहे हो नहीं दे रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपको पैसा उधार देगा ना वो यही देखेगा कि भैया ये पैसा टाइम पे तो दे रहा है ना। 87 का क्या आ जाएगा, सी। 88 का देखो क्या है, द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। इनमें से लॉन्ग रन, देखो कभी भी लॉन्ग रन की बात आ जाए ना, दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंसी। 89 का देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर कंसर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म्स डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है
बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू डिस्चार्ज इट्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है अगर आपके पास, तो क्या उससे ये पता चलता है कि फर्म जो है वो इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे रही है या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है? तो इससे नहीं पता चलता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, तो आप पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा लोन है, ठीक है, बैंक का, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के पैसे टाइम पे दे देता हूँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज, इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है? तो इनकम स्टेटमेंट, ओके, 90 का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनमें से कौन जो है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को दिखाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट 91 का सी, ओके। आई होप क्लियर होगा। द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंसी द असेट्स रिसोर्सेस आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म। इनमें से कौन दिखाता है कि आपने जो भी असेट्स है ना उसको ढंग से यूज कर रहे हो, ढंग से यूज हो रहा है, यानी कि असेट्स कोई वेस्ट नहीं हो रहा? तो एक्टिविटी रेशियो है ना, वो दिखाता है। एक्टिविटी रेशियो यही दिखाता है कि आपका ना जो बिजनेस का एक्टिविटी कैसा है, यानी कि आपने असेट्स को कहाँ लगा रखा है, कहाँ नहीं लगा रखा, कोई असेट्स वेस्ट तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, ओके। द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो किसको कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेसिकली डेब्ट इक्विटी रेशियो को बोलते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है ना, बेसिकली जो बाहर वाले जो पैसा नहीं देते उधार, उसी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 94, लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो, लोअर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर। ना, जितना डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होगा ना, दैट मीन्स कि उतना ही आप टाइम पे पैसा दे रहे हो, यानी कि प्रोटेक्शन जो है ना क्रेडिटर का वो हाई रहेगा, ठीक है। अ हायर इन्वेंट्री रेशियो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि आपने इन्वेंट्री का अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ये फार्मूला है, ध्यान रख लेना, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ऑप्शन नंबर बी, लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 97 देखो क्या है। अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या दिखाता है? अगर लो रिटर्न आ रहा है तो वो क्या दिखाएगा? इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, मतलब हाँ आपने यूटिलाइज नहीं कर रखा रिसोर्सेज को। ओवर इन्वेस्टमेंट है, ये भी सही है, तो बोथ ए और बी होगा। 98 देख लो क्या है। 98 का है विच प्रोवाइड्स क्लूज टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ कंसर्न एंड आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, साउंडनेस, पोजिशन, वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो जो रेशियो निकालते हैं ना, रेशियो, इसका काम ही यही होता है, ये ना फाइनेंशियल पोजीशन को सही से दिखाता है। ये दिखाएगा कि आपके पास करंट एसेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, ठीक है। आप डेब्ट पैसा टाइम पे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपने जिसको पैसा दिया है वो आपको टाइम पे दे रहा नहीं दे रहा, ठीक है। बहुत सारे रेशियो है, ठीक है। 12th में पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितना बनते हैं इसी से हो जाएगा जो मैंने MCQs आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो। एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। इनमें से कौन कौन सा एडवांटेज है? हेल्प टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब आप कह सकते हो ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर। हाँ, बड़े बड़े फिगर को ना रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो कितना रेशियो हमेशा ही सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को, तो दूसरा भी होना चाहिए। तीसरा देखो क्या है? इनेबल्स वेरियस कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन में हेल्प करता है। हेल्प टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव जहाँ पे भी आ जाए ना, अकाउंटेंसी ये चीज़ दिखाता ही नहीं है, तो चौथा नहीं आएगा। पांचवा क्या है? इनेबल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। वेरी गुड, ये भी सही है। तो 1 2 3 5 देख लो कौन सा ऑप्शन है। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 ना, 1 है ही नहीं। 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100वां और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इनमें से आपको बताना रेशियो का डिसएडवांटेज क्या है। तो अकाउंटिंग डेटा इसकी लिमिटेशंस है। हाँ, मतलब लिमिटेड टू अकाउंटिंग डेटा। अगर डेटा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राइस लेवल चेंज को भी इग्नोर करता है, सही है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं लिखता है, अभी मैंने बताया ना, जहाँ क्वालिटेटिव आ जाए तो अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये भी सही है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बिजनेस अलग अलग उसको यूज़ करता है। और फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ओनली ऑन द हिस्टोरिकल। हाँ, आप
पीछे के डेटा को देख के ना फ्यूचर को गेस करते हो, तो ऑब्वियसली बात है ये, यानी कि दे ऑल आर बेसिकली डिसएडवांटेज ऑफ रेशियो, और यू कैन से कि लिमिटेशंस है रेशियो का, और कुल मिला के फिर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो मैंने यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपके 38 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो कल मिल जाएगा आपको। और आई होप जब तक वो वीडियो मिलेगा उस वक्त आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने करवाया था वो उसकी वीडियो मिल गई होगी, और एनपीओ की वीडियो मिल गई होगी जो पीसी 13 के लिए है और एक पीसी 14 के लिए है। जितना मैंने करवा दिया है वही अब मान लो कि आपके लिए इनफ है, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो पास होने की तैयारी करो, एग्जाम अच्छे से दो, और जब भी रिजल्ट आएगा मेरे से एड्रेस ले लेना, मेरा घर का एड्रेस है, ठीक है, मिठाई का डब्बा भेज देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।